दोस्तों, जब कोई शिप या वेसल समुद्र में होती है तो उसको सिर्फ समुद्र में तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पायलट अटैक्स। और सोमालिया पायरेट्स तो इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के अनुसार हर साल $16 मिलियन का नुकसान केवल समुद्री डकैतों की वजह से होता है। अब आप कहेंगे, क्या आज के जमाने में भी समुद्री डाकू होते हैं? क्योंकि ऐसी कहानियां तो आज से सैकड़ों सालों पहले सुनाई जाती थी। पर सच तो यही है कि आज के जमाने में भी समुद्री डाकू होते हैं, और वो भी काफी एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस। डाकू के अटैक करने की सिर्फ चंद लोकेशन है। एक है सोमालियन सी, और दूसरे नंबर पर आता है गार्डफुई चैनल। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ ईडन। वो तमाम शिप जिनको एशिया से यूरोप जाना होता है, वो गल्फ ऑफ ईडन का इस्तेमाल करके स्वेज कैनाल के जरिए मेडिटेरियन सी में निकलती है। पूरी दुनिया की ट्रेड एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ ईडन को इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल होती हैं, और यहीं पर सोमालियन पायरेट्स के हमलों का खतरा रहता है। दोस्तों, आज के टाइम में मैरीटाइम बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक देश से दूसरे देश तक भारी मात्रा में माल भेजने का ये सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है। लेकिन भले ही एयर और रोड ट्रांसपोर्ट की स्पीड इसके मुकाबले अच्छी हो, लेकिन वो काफी महंगे पड़ते हैं, और उनके माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में माल भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सभी देश बड़े बड़े कंटेनर जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन जहाजों के साथ भी समस्या कम नहीं है। एक बड़ी समस्या तो डाकुओं की ही है, और दूसरी बड़ी समस्या है मौसम की। समुद्र में मौसम कभी भी खराब हो सकता है। ऐसे में इन जहाजों की सिक्योरिटी काफी मुश्किल हो जाती है। इसलिए इन जहाजों में ट्रेन स्वेट ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जो कि डाकू या दूसरी तरह की परेशानी आने पर जहाज में मौजूद क्रू मेंबर और उस पर लदे हुए करोड़ों रुपए के माल की रक्षा करते हैं। लेकिन इतने सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कई बार खराब मौसम और आपदा के समय चालक दल द्वारा लिए गए गलत फैसलों की वजह से जहाज मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे में जहाज में मौजूद लोगों को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो ये कि जहाज को छोड़कर लाइफ बोट की मदद से किनारे तक पहुंचा जाए। इसलिए हर जहाज पर लाइफ बोट की मौजूदगी जरूरी होती है। आजकल लाइफ बोट पहले इस्तेमाल किए जाने वाले लाइफ बोट से काफी अलग होते हैं। इनमें पहले की तुलना में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स होते हैं। इसके अलावा जो चीज इन्हें पुरानी लाइफ बोट से अलग बनाती है, वो है इनकी लॉन्चिंग तकनीक। पहले की तरह इन्हें धीरे धीरे पानी में नहीं उतारा जाता, बल्कि इन्हें पानी में उतारने के लिए रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लाइफ बोट जल्द पानी में उतर सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही कई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस लाइफ बोट डेवलप्ड की जा रही है, ताकि खतरे के वक्त ज्यादा से ज्यादा जनों को बचाया जा सके। दोस्तों, पिछले कई सौ नहीं बल्कि कई हजारों सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहे हैं। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहां पायरेट्स भी एडवांस हुए हैं, वहीं एंटी पायरेसी से टेक्निक्स और वेपन्स भी एडवांस हो चुके हैं। गुड ट्रांसपोर्ट वेसल इनका मेन टारगेट होते हैं, क्योंकि इन किस्म के शिप में कम से कम फ्यूल होता है, जबकि इनमें करोड़ों डॉलर के गुड्स जा रहे होते हैं। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के क्रू को मारना नहीं, बल्कि वो शिप पर अपना कब्जा जमा कर या कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं, या फिर पूरी शिप को होस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर की डिमांड करते हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बोट्स में सवार होकर आते हैं, जिसमें डाकुओं की तादाद हजारों में भी गिनी जा चुकी है। सबसे पहले ये वेसल के करीब पहुंचकर गोलियों से कप्तान को डराते हैं, ताकि वो शिप को रोक दे। याद रहे कि कप्तान का काम सिर्फ शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही नहीं, बल्कि वेसल की सेफ्टी भी कप्तान की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये वेसल के ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये कप्तान और क्रू को होस्टेस बनाते हैं, या फिर कई केसेस में कई वेसल को ही किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। अगर एक बार करोड़ों डॉलर के सामान वाली शिप इनके कब्जे में आ गई, फिर इस बात के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि शिपिंग कंपनी चंद लाख डॉलर देकर इनसे जान छुड़ाए। पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट शिप इस किस्म के हादसे से बचने की कोशिश ही नहीं करती। पायरेट से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न शिप भी किसी से कम नहीं है। जब किसी वेसल को खतरा होता है कि डाकू उनके करीब आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले उनको करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है।
उसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ाने की वजह यह नहीं होती कि डाकू उन तक पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि तेज चलने की वजह से शिप वेव्स पैदा करती है, जिससे डाकुओं की छोटी मोटी बोट्स को वेसल के करीब आने में बहुत मुश्किल होती है। अब जब तक कोस्टल अथॉरिटी वेसल तक पहुंचे और पायरेट से मुकाबला करे, तब तक कैप्टन समेत तमाम क्रू मेंबर्स को पायरेट्स का टाइम जाया करना होता है, और इस काम के लिए कई एडवांस्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन तकरीबन तमाम शिप में लगे होते हैं और ये पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। इस किस्म की नोजल शिप या वेसल के चारों साइड पर लगी होती है। ये नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंकने की काबिलियत रखती है। ये इतना ज्यादा पानी है जिससे एक एवरेज साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनट में भरा जा सकता है। इसका प्रेशर 175 psi या फिर गाड़ी में भरी हवा से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब डाकुओं पर पड़ता है तो वो उनको बोट से गिरा देते हैं। मैरिन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी इस नोजल को ऑपरेशन रूम में बैठे क्रू मेंबर्स एक जॉयस्टिक की मदद से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और इनको ऑटो मोड पर भी रखा जा सकता है। जब इतना ज्यादा प्रेशर का पानी पायलट की बोट पर पड़ता है, तब उनकी ऑपरेट करने की काबिलियत काफी कम हो जाती है और ज्यादा वक्त वो अपने आप को संभालने में ही निकाल देते हैं। अगर फिर भी वो वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं या फिर उनके पास कोई बड़ी यार्ड हो, तो वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करके यार्ड पर धकेला जा सकता है। वाटर कैनन के अलावा कई शिप में इस तरह के व्हील्स भी लगे होते हैं, जिससे पायलट की बोट के अंदर पानी भरा जाता है। जब पायलट वेसल के पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तब इन व्हील्स को ऑन कर दिया जाता है। इनमें से निकलने वाली पानी की वजह से पायलट्स की बोट में पानी भर जाता है और बोट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अंदर बैठे पायलट्स को मजबूरन वेसल से दूर हटना पड़ता है। इस सिचुएशन में जब ये दोनों मेथड काम ना आए, तब इस्तेमाल किया जाता है पी ट्रैप्स को। ये शिप की दोनों साइड में बाहर निकले हार्ड स्टील के फ्रेम होते हैं, जिसमें स्टील वायर लगी होती है। जैसे ही पायलट वेसल के करीब आते हैं, स्टील वायर को पानी में छोड़ दिया जाता है। डाकू ज्यादातर स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है। ये स्टील वायर उस प्रोपेलर में जाकर फंस जाती है, जिससे बोट का इंजन जाम हो जाता है। डाकू बोट्स के इंजन को स्टील वायर से छुड़ाने में लग जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कीमती वक्त जाया हो रहा होता है। अगर ये भी काम न करे तो लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस को यूज किया जा सकता है। ये खास डिवाइस असल में ऐसी साउंड्स जनरेट करती है जिसको सुनते ही इंसान दूर भागना चाहता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये कुछ इस तरह की आवाज पैदा करती है। इस साउंड के पिच बहुत ही ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे न सिर्फ एंटी पायरेसी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अक्सर प्रोटेस्टर्स को भी भगाने के काम में लाया जाता है। इन तमाम मेथड्स के अलावा डाकू अटैक की सूरत में कई वेसल में इलेक्ट्रिक फेंसेस लगाए जाते हैं। इस फेंस में इतनी ज्यादा वोल्टेज नहीं होती कि किसी की मौत हो जाए, लेकिन इसको हाथ लगाना इतना आसान भी नहीं होता। पर क्योंकि ये फेंस हर वक्त लगे रहते हैं, तो शिप पर बैठने वाले परिंदे भी मर सकते हैं। इसी वजह से अटैक खत्म होते ही इसको वापस फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मार्क्स अल्बमा की एक कार्गो शिप ओमान से कीनिया की तरफ जाने के लिए रवाना हुई थी। सोमालिया के पोस्ट में करीब 1000 डाकुओं ने हमला किया और क्रू मेंबर को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये 200 सालों में पहली बार हो रहा था कि पायरेट्स ने किसी अमेरिकन शिप पर हमला किया हो। इस शिप में 21 क्रू मेंबर थे, जिसमें कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी शामिल थे। क्रू ने डाकुओं को शिप के करीब आने से रोकने के लिए फ्लेयर्स भी फायर किए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 2 सोमालियन पायरेट शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने टैंक पर जाकर शिप को अपने कंट्रोल में लिया और कैप्टन समेत क्रू मेंबर को हॉस्टेज बना लिया। डाकुओं ने पायलट को गन पॉइंट पर लाकर लाइव बोट पर बिठाया और उसको किडनैप करके ले गए। उनकी डिमांड $2 मिलियन थी और इसी के बदले वो कैप्टन वापस करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइव बोट में लिमिटेड फ्यूल होता है और जाहिर है इस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। नेवी ऑफिसर्स ने लाइव बोट का पीछा किया। उनका मकसद था कि पायलट को कोस्ट तक न पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर वो कोस्ट तक पहुंच गए तो फिर सोमालिया जैसी करप्ट कंट्री में उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। नेवी ने एक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया जो लाइव बोट को नो फ्लाइंग करके विंडस्टोन पैदा कर रहा था।
इससे पानी की लहरें लाइफ बोट को कोस्ट पर जाने से रोक रही थी। आखिर अमेरिकन शिप को लाइफ बोट के रास्ते में खड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया गया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पायलट का टाइम जाया किया जाए ताकि लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो सके। 80 घंटे के बाद आखिरकार फ्यूल खत्म हुआ और डाकू नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए। उनकी डिमांड थी कि उनको सोमालिया कोस्ट तक पहुंचाया जाए, वरना वो कैप्टन फिलिप्स की जान ले लेंगे। लाइफ बोट में टोटल 3 डाकू थे, जिनमें से एक ने कैप्टन को बंदी बनाया हुआ था। अगर नेवी ने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका नतीजा कैप्टन की मौत होगी। नेवी ने 3 स्नाइपर मंगाई, जिन्होंने फैसला किया कि वो 500 मीटर की दूरी से एक साथ तीनों पायरेट्स को खत्म करेंगे। पोजीशन सेट करने में और सही टाइम के इंतजार में कई घंटे लग गए और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब तीनों पायरेट्स एक साथ स्नाइपर के निशाने पर थे। तीनों ने एक साथ अपना ट्रिगर दबाया और आखिर डाकुओं को मारकर कैप्टन को बचा लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।